दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, आप तत्काल उसके बारे में अवगत हो जाया करें। साथ ही ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद में इसकी विषय वस्तु के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज जो है अभी जब हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, इसी के कुछ देर पहले एक जनता दल यू का एक बयान भी सामने आ गया। जनता दल यू की जो बहुत ही नीतीश कुमार के बाद में जिनकी नंबर 2 की हस्ती मानी जाती, केसी त्यागी, जो बहुत ही सीनियर समाजवादी नेता हैं, केसी त्यागी ने कहा है और माना ये जाता है कि केसी त्यागी वही कहते हैं जो नीतीश कुमार कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार के द्वारा उनसे जो कहलवाया जाता है, कई बातें होती है नीतीश कुमार अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, तो नीतीश कुमार के द्वारा जब कहलवाया जाता है तो वो केसी त्यागी उसको कहने का काम करते हैं। तो केसी त्यागी का कहना माने नीतीश कुमार की मंशा साफ जाहिर होती। तो इसमें उन्होंने जो इंडिया गठबंधन है उस पर प्रहार करने का, उस पर बेनकाब करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने जब ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए थे और उसमें कोई पार्टी अकेले दम पे बहुमत हासिल करती हुई नहीं दिखी थी, इसकी वजह से दोनों खेमों में, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई थी। हालांकि नंबर में भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुमत न मिला हो, फिर भी वो नंबर में बहुत ज्यादा थे, तो उनका तो खैर करना लाजमी था सरकार बनाने के लिए। और इसकी वजह से भी मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कटिबद्ध होना था सरकार बनाने के लिए, कि तमाम सारे उनके ऐसे मामले हैं कि अगर वो सरकार से हट जाएं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पता नहीं पेगासस की जांच भी हो सकती है, राफेल सौदे की जांच वहां तो चल ही रही है फ्रांस में, और यहाँ तो मोदी जी ने उसकी होने नहीं दी। लेकिन कहीं अगर प्रतिद्वंदी अगर सत्ता में आ जाए तो वो इसकी भी जांच शुरू करा देंगे कि 500 रुपए के जो नोट छप के आए वो रिजर्व बैंक से जब छपे तो वो ज्यादा थी छापे के आने में, और रिजर्व बैंक में पहुंचते पहुंचते कई हजार करोड़ रुपए के नोट गायब हो गए, उसकी भी जांच शुरू होगी। और तमाम सारे सौदे हैं उनकी जांच शुरू होगी। तो और उन जांचों में मोदी जी की गर्दन फंस सकती है। तो अब यह है कि इसलिए उनका और उनके जो सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं अमित शाह, उनका तो सत्ता में बने रहना उनके लिए अनिवार्य है, और वो चाहे उसके लिए कोई भी पापड़ बेलने पड़े। बहरहाल इंडिया गठबंधन में भी जो लीड कर रहा दल कांग्रेस ने तो चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बेताबी नहीं दिखाई। उसमें तो यही लगा कि शायद वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस हालात में वो अपने नंबर्स को देखते हुए, इतने कम उनकी संख्या, केवल 99 लोग कांग्रेस को जीते हैं, तो वो सहयोगी दलों के द्वारा ब्लैकमेल और उनका प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसी उसकी स्थिति नजर आए, तो वो पहले से भी बहुत इच्छुक नहीं थे। लेकिन कुछ अन्य जो छोटे मोटे दल थे वो इच्छुक थे, और वो अपने तरीके से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। जो एनडीए के दल थे उनको तोड़ने फोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। तो अब जो है, अब उसी को लेके वो कहना चाहते हैं कि वो एक कोशिश भी कर रहे थे, और उसमें मुख्य निशाने पर उनको नीतीश कुमार थे उनके, और टीडीपी थी, चंद्रबाबू नायडू थे। नीतीश कुमार शुरू से बहुत अति महत्वाकांक्षी नेता रहे,
उनको कई बार उनको रंग बदलते देखा गया है। पहले तो वो जब वो और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े आलोचक थे। जनता दल के दौर में तो वो शरद यादव ने तो अपना बाद में भी वो श्रेय लेते रहे। बाद में जब फिर उनको एक तरह से नीतीश कुमार ने धता बता दी तो शरद यादव फिर बड़े तल्ख हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जो लालू प्रसाद यादव ने जब लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था तब भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। तो मतलब उनके जो पूरा ग्रुप था शरद यादव का, जॉर्ज फर्नांडिस का, ये सब के सब जो है बहुत ही जिहादी किस्म के धर्मनिरपेक्षतावादी अपने आप को साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन इनका जो है इनकी अवसरवादिता, इनका रंग तभी देखने को मिल गया था कि ये कितने लोलुप है, सत्ता लोलुपता, पद लोलुपता इनके अंदर कितनी है। जब इन्होंने अपने सारी पुराने बयानों को, अपनी सारी वो जो है जो पुरानी जितनी आन थी उसको बुला के और ये सहयोगी बन गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार में। और अटल जी की सरकार बनाने के प्रति, अटल जी की सरकार बनाने का काम इन्होंने जब किया था तभी इनकी कलई खुल गई थी। फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हम बता रहे कि नीतीश कुमार कितने कैलकुलेटिव है और कितने महत्वाकांक्षी हैं कि नीतीश कुमार ने पहले अपनी जड़ें मजबूत की। और जब बिहार में वो मुख्यमंत्री बने तो उनको सुशासन बाबू का खिताब चला, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव है उनका तो कोई गवर्नेंस नाम की उनके चीज नहीं थी। वो जिस तरीके से अपराधों का बोलबाला बढ़ गया था और भ्रष्टाचार हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने उसके बाद में स्थिति संभाली और बेहतर ढंग से स्थिति संभाली। तो वो एक उससे उनकी छवि लगातार निखरती चली गई। लेकिन उनके दो गॉडफादर उस समय बैठे हुए थे। खैर जज साहब तो वो देहांत हो गया, तो वो तो उनकी कहानी खत्म हो गई। पर उन्हें शरद यादव का जो है उनके अपने रिमोट कंटेस्ट उनको चलाने का प्रयास, तो वो भी उनको जो रास नहीं आ रहा था। और वो जो है रिमोट कंट्रोल से चलने की बजाय वो खुद मुख्तार बनना चाहते थे। वो पूरी शक्ति जेडीयू की अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो शरद यादव को भी उन्होंने कैसे कायदे से निपटाया। और इसके लिए वो चाहते थे कि उनकी मुख्यमंत्री के रूप में तो उनको पर्याप्त प्रतिष्ठा, पर्याप्त पहचान मिल चुकी है। और एक जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है और बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए माफियाओं का अंत किया है, तो एक उनकी देश भर में चर्चा होने लगी थी। तो फिर वो एक बहुत देश के सबसे बड़े पद के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचने के भी उन्होंने अरमान पालने शुरू कर दिए थे। तो उसमें भी शरद यादव बाधक थे। तो शरद यादव को तो उन्होंने बड़े कायदे से निपटाया। और लेकिन वो इस बात का ख्याल रखते रहे कि वहां तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने समझौता किया है भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग दिया उसके सहयोग से जो सरकार चलाई है, उससे हो सकता है कि उनको जो जरूरत है जितनी मुस्लिम समर्थन की, उतना मुस्लिम समर्थन ना जुट पाए। तो जब नरेंद्र मोदी उन्होंने उसी समय जब ये एक आया कि गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उन्होंने कोसी बांध के पीड़ितों के लिए राहत चलाने हेतु बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपए दिए। ये खबर अखबार में छप गई। तो फिर उन्होंने बड़ी तमतमाहट का प्रदर्शन किया नीतीश कुमार। और उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा कि हम वो जो सहायता राशि गुजरात की मिली है वो लौटा देंगे। इतना ज्यादा वो उनको अपनी एलर्जी दिखा रहे थे उस समय नीतीश कुमार के। उसके बाद 2013 में जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और नीतीश को ये फैसला हुआ कि उनको नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट करने जा रही, तो फिर जो है उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ दिया और ये ऐलान कर दिया कि वो किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनके ऊपर गुजरात के दंगों में मुसलमानों का दमन करने का कलंक है, जिनके ऊपर उनको नहीं करेंगे। उनको इससे उनको उम्मीद थी कि वो एक तरह से मुसलमान उन्हें एक बड़े हमायती
चेहरे के रूप में अपनाएंगे और जब मौका मिलेगा तो वो उसका पूरा भरपूर लाभ वो उठा सकेंगे। 2014 में लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी उनकी जो है उम्मीदें बरकरार रही और प्रधानमंत्री बनने के बाद में फिर जो है उसके बाद में, लेकिन जब उन्होंने ये भापा कि नहीं नरेंद्र मोदी जिस ढंग से काम कर रहे उसमें इनको सत्ता से हटाना आसान नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना बेकार है। और कहीं इस प्रयास में वो राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाने के प्रयास में कहीं प्रदेश में भी अपना वर्चस्व न खो दे, तो फिर एक बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदार बन गए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, फिर वो नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी कहने लगे जिनके जो इतनी आलोचना उनके बारे में कर रहे थे और उनसे इतनी दूरी दिखा रहे थे, उनको इतना गलत सा आदमी साबित कर रहे थे कि किसी भी कीमत को उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहने लगे कि विपक्ष वाले सावधान हो जाएं और नरेंद्र मोदी को तो अभी कई 20 वर्ष तक नहीं हटा पाएंगे सत्ता को, और नरेंद्र मोदी जिस ढंग से जमा रहे अपनी पार्टी को 50 वर्ष तक वो सत्ता में बनी रहेगी, वो नरेंद्र मोदी की उतने मतलब उस स्तर तक उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी। तो डामाडोल बराबर होते रहे, फिर उनका फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, फिर उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को गच्चा दे सकते हैं, और क्योंकि उनकी पार्टी तो उन्होंने सरकार अभी हाल में बनाई थी तो उनके सदस्यों की संख्या विधानसभा में कम थी और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा थी, तो उनको ये लगा जिस ढंग से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से बाध्य करके उनसे काम करा रहे थे उससे उनको बड़ी घटन महसूस हुई। उन्होंने फिर एक बार विद्रोह किया, फिर वो एक बार लालू प्रसाद यादव के साथ में हो गए, तो फिर वो सपना देखने लगे और विपक्ष को एक करके, और उनको ये लगा उस समय कुछ नरेंद्र मोदी की फिजा कुछ खराब करना शुरू हुई थी, तो फिर उन्होंने ये देवास्वप्न देखना शुरू कर दिया कि विपक्ष को एक करके वो ऐसी स्थितियां बना सकते हैं कि गैर भाजपा सरकार के गठन की नौबत केंद्र में आ जाए और उसमें उनकी लॉटरी खुल जाए, क्योंकि कांग्रेस के नाम पे उस समय सहमति होती दिख नहीं रही थी। कांग्रेस से उनके इस प्रस्ताव से तो सहमति तमाम अन्य विपक्षी दल के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक मोर्चा बनाया जाए, लेकिन कई बड़े दल कांग्रेस को झेलने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में उन्हें लगा कि अपना जो है अपनी गोटी लाल करने का बहुत अच्छा मौका है, और मुझे अगर मौका आ गया गैर भाजपा सरकार के गठन का तो अंततः मेरे नाम पे ही सहमति बन पाई। तो उन्होंने उनके मन में लड्डू फूटने लगे और उसके तहत उन्होंने तमाम कोशिशें की और आज वो अवसर भी आ गया कि जब इंडिया गठबंधन आकार लेने लगा। लेकिन इंडिया गठबंधन आकार लेने में जब ये चाहा कि लालू प्रसाद उन्होंने नीतीश कुमार ने जब ये पूरी तरह से अनुमान कर लिया था कि ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि संयोजक के लिए उन्हीं का नाम प्रस्तावित करना पड़ेगा, तो कांग्रेस के नेताओं ने उसमें अनिच्छा दिखा दी और उन्होंने कहा कि इस पर बाद में विचार कर लिया जाएगा संयोजक से। तो नीतीश कुमार सशंकित हो गए और नीतीश कुमार को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अगर गैर भाजपा सरकार बनने की नौबत भी आ गई तो कांग्रेस मेरी दाल नहीं गलने देगी, और इसमें इधर से उधर ये होने के चक्कर में ये अगर वो डमाडोल रहे तो वो कहीं उनका ये न चला जाए कि बिहार भी चला जाए और उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। तो फिर उन्होंने एक बार पलटी खा गए, तो पलटी खा के फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, जबकि उसके पहले उन्होंने अतिवादी बयान भी दे दिए थे कि मैं तो चाहे जहर खा लूंगा लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। आज उसी बयान को लेके उनको घेरा जा रहा है। तो उसके कारण सब सरकार बनी, तो सरकार भी कैसी परिस्थितियों में बनी जब उन्होंने विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तो ये था कि विश्वास मत हासिल हो नहीं पाएगा। और मुतमईन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी, लेकिन इतना शानदार तरीके से जोड़ तोड़ हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी साथ मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, जिसके पास
ना पैसे की कमी है और ना ये जोड़ तोड़ की फितरत में जो कमजोर है, तो जैसे तैसे नीतीश कुमार को फिर अपनी सरकार बचाने का मौका मिला। इसके बाद नीतीश कुमार एक तरफा हो गए। नीतीश कुमार ने अब ये फिर इसके बाद नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब जीना मरना यही उचित है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जो भी संभावनाएं चलानी है, कहाँ तक वो पहुंच सकते हो, वो भारतीय जनता पार्टी में ही देखी जाए। तो अब इसी के तहत दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि उस समय तक ये बार बार इस करने से उनकी इमेज इस कदर खराब हो चुकी थी बिहार में कि जो निष्पक्ष प्रेक्षक थे, जो बहुत ही पारखी माने जाते थे जो प्रेक्षक, वो तक ये कहने लगे थे कि अब की बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंटवारे में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, वहां जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है के उम्मीदवार है, वहां तो हो सकता है कि 70% समर्थन मिल जाए या एक ही दो सीटें केवल हारने की नौबत आए। लेकिन नीतीश कुमार का लोग इतने ज्यादा नीतीश कुमार के इस व्यवहार से उनकी लोगों की निगाह में इतनी उनके बारे में छवि धारणा उनके बारे में इतनी खराब हो चुकी लोगों की कि नीतीश कुमार का कोई भी उम्मीदवार शायद ही जीत पाए। लेकिन चमत्कार किया नीतीश कुमार ने कि इतनी तेजस्वी ने मेहनत की, पिछड़ों के बीच में लालू यादव की इतनी मजबूत पकड़ होते हुए भी मतदान होते 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 हालत ये बन गई कि नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा समर्थन जुट गया। न मुस्लिम जनाधार काम आया न पिछड़ों के बीच में लालू यादव की पकड़ कायम आई, और ये तो बहुत इंडिया गठबंधन बहुत पीछे रह गया और अकेले दम पर नीतीश कुमार को तो सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो अब नीतीश कुमार के हौसले बुलंद हैं। नीतीश कुमार द्वारा ये जो कहलवाया जा रहा है कि हमें प्रस्ताव ये किया गया है, हो सकता है कि तेजस्वी ने ये प्रस्ताव कर दिया गया हो, क्योंकि तेजस्वी को तो अब बहुत बेचैनी हो रही होगी। वो तो मान बैठे थे और उनको वो सपना भी देखा, अन्य प्रेक्षक भी सपना दिखा रहे थे, जो राजनीतिक पंडित थी वो भी दिखा रहे थे कि बिहार में बहुत अच्छी सीटें तेजस्वी यादव को मिलेंगी। लेकिन तेजस्वी का तो भट्टा बैठ गया। तो तेजस्वी ने हो सकता है कि जब वो विमान में साथ साथ गए हो तो कह दिया हो कि आप अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो तो इंडिया गठबंधन आपका सहयोग कर देगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, और जो बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन के में शामिल जो बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी। ये केवल उन्होंने अपने भाव और नंबर बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। और अब इस समय तो जो उनकी संयोजक पद उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक पद देने में जो हामी नहीं भरी थी कांग्रेस की, इस समय उनके मन में एक ही है कि इसके लिए कांग्रेस को कैसे सबक सिखाया जाए, कांग्रेस को बुरी तरह से नीचा दिखा के और इसका प्रतिशोध लिया जाए। तो इसीलिए तो उन्होंने जब एनडीए की बैठक हो रही थी जिसमें नेता चुना जाना था मोदी जी को, उस समय उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने एकदम कहा इंडिया गठबंधन के लिए, मतलब कांग्रेस के लिए कहा कि ये लोग इधर उधर की बातें करते, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल ही उन्होंने एकदम नकार दिया उनको जो है, और उन्हें जो है उन्हें बहुत ही नाकारा साबित करने की कोशिश की और एक नकारात्मक राजनीति की बहुत गलत ठहराने की कोशिश की, जितनी कोशिश हो सकती थी। उसी समय उनका ये रुख सामने आ गया था। और उसके बाद में उन्होंने जो जिसकी चर्चा हो रही कि वो मोदी जी के तो पैरों में गिर पड़े। हाँ, अनुमान ये था कि नहीं, वो अपने मोदी जी को समर्थन भले ही देंगे, लेकिन उनको दबाव में रखने की कोशिश करेंगे, उनको ब्लैंक चेक नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के भी अस्तित्व की रक्षा करनी है, और जिसके लिए उनको मुसलमानों को एक सीमा तक अपने से नहीं छटकने देना है। जितना चला गया, लेकिन अभी भी उनको मुसलमानों का एक अच्छा खासा प्रतिशत मिलता, तो उसको सहेज रखना है और साथ साथ में पिछड़ों में अपनी पकड़ को मजबूत रखना है। तो वो
इनसे, इन चीजों से, इन लक्ष्यों से जो जुड़े मुद्दे, उनमें वो भारतीय जनता पार्टी को अपने तरीके से काम नहीं करने देंगे। उनमें जो है इसलिए उस पर दबाव बनाएंगे कि वो काम ना करे। जैसे समान नागरिक संहिता में उन्होंने कहा, किसी त्यागी के मुद्दे माध्यम से कहलाया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के तो हम पक्ष में हैं, लेकिन उसके लिए सभी राज्यों को और हितधारकों को विश्वास में लाना चाहिए। जातिगत जनगणना के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके विरुद्ध नहीं है। लेकिन ये उनके कहने के भाव से ये लग रहा था किसी त्यागी कैसे ये केवल औपचारिकता के लिए बता रहे कि अभी भी हम हमारी ये प्रतिबद्धताएं, अभी भी हम प्रतिबद्ध हैं इन मुद्दों को लेकर। लेकिन वो कोई उसके लिए मतलब कोई ये नहीं था कि नहीं वो ये दिखा रहे हो कि नहीं वो एडमेंट होंगे गठबंधन में तो पहले ये काम कराएंगे, ये ऐसा कोई नहीं। तो औपचारिकता दिखावा पर कर रहे थे कि नहीं हाँ अभी भी जो इन मुद्दों को मानते हैं, इन मुद्दों के लिए अभी भी काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे नहीं। मतलब जो इनका नीतीश कुमार का भाषण था उसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि नीतीश कुमार सबसे बड़े वफादार बनने अपने आप को मोदी जी का साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी को इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से उस भाषण में समर्पण कर दिया मोदी जी के सामने और आखिरी में उनके चरणों में भी झुक गए। अब इसका क्या रहस्य, इतनी वफादारी दिखाने का, मोदी जी से उन्हें क्या ऐसी अपेक्षा, क्या ऐसा लालच है, ये एक चर्चा का विषय बन गया। एक दो लोगों के बीच में और दिखाई दी इस बीच में कि जो मौका आया, ये जो गर्दिश थोड़ी सी मोदी जी के लिए आई, इस समय पे उनके संकट के समय के सबसे वफादार अनुयायी, साथी में नहीं कहेंगे तो अनुयायी की स्थिति में हो रहे, उनके बीच में वफादारी की हो रही कि नीतीश कुमार और एक राजनाथ सिंह तो पहले तो जब उनका इस बार जब मोदी 2 जब चल रहा था तो जब पता चला कि उनका गृह विभाग छीन के और अमित शाह को दे दिया गया था, और फिर वरीयता क्रम में भी मोदी जी ने ये कोशिश की थी कि वरीयता क्रम में भी दूसरे नंबर पे अमित शाह को रख रहे होते। इससे वो बहुत जो है तिलमिला गए थे राजनाथ सिंह, और वो उन्होंने संघ के सामने भी जाके इसको लेके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और उसके बाद संघ के दबाव में ये कहा गया था कि नहीं वो नंबर 2 पे रहेंगे। लेकिन अब जो है वो तड़ उनकी अब नहीं दिख रही। अब तो वो एक बिल्कुल एक प्यादे की तरह मोदी जी की तरह व्यवहार कर रहे। तो ये दोनों इतनी जो बड़ी शख्सियत थे, जो पता चला कि जो खुद राजनाथ सिंह भी सोचते थे 2014 में कि किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रहेगी, नरेंद्र मोदी का नाम जरूर हमने प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करा दिया कि लेकिन उनके नाम पे सहयोगी दलों में सहमति बनेगी नहीं तो मेरी लॉटरी खुल जाएगी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे ही बहुमत में आ गई, और फिर 5 साल इस तरीके से मोदी जी ने चलाई कि कोई किसी और के लिए इसको बचा ही नहीं, क्योंकि उनके सामने वो दावेदार के रूप में और खड़ा हो जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। और 2019 के दौर में तो फिर ये उन्होंने समझ लिया राजनाथ सिंह ने कि अब स्थिति से समझौता करना ही ठीक है, अब जो है मोदी जी के प्रति वफादारी निभानी ठीक है। अब जो है अब वक्त निकल चुका है, अब जो महत्वाकांक्षा उन्होंने पाल रखी थी उस महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दे देना, उस महत्वाकांक्षा का विसर्जन कर देने में भला ही नहीं है। तो तब तक वो बदल चुके थे, लेकिन अब वो ये साबित करना चाहते कि सबसे बड़े कोई शुभचिंतक है, अगर सबसे ज्यादा अगर विश्वसनीय है तो राजनाथ सिंह साबित करना चाहते कि वो है, मोदी जी को ये जताना चाहते कि सबसे ज्यादा उनके जो भरोसे का सबसे बड़ा कोई प्यादा है तो वो है। और यही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब ये काम क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मिलने वाली नहीं, और उन्होंने भी सोच लिया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी करके और हम जो है मोदी जी की आंख की खिड़की बनने की गलती न करें। तो अब फिर और कौन सी कुर्सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, 25 साल को 2 साल पूरे हो गए, और 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। तो उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर जो है अगले 3 साल उनके कार्यकाल के और रह जाएंगे, और उन 3 साल के बाद में
कार्यकाल का जो है मैं अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो नीतीश कुमार ने इस हद तक सरेंडर किया है और राजनाथ सिंह जो है इस हद तक उनके प्रति वो हो गए हैं, उनके लिए समर्पित हो गए मोदी जी, इसका केवल एक ही रहस्य है कि ये दोनों ही लोग अब राष्ट्रपति की कुर्सी की ओर इनकी निगाह, ये चाहते हैं कि मोदी जी जब 2027 में मौका आए तो हमें अवसर दें, सबसे ज्यादा भरोसे का मान के। इसके लिए दोनों लोग इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए। अब वो अपनी वफादारी को किस हद तक साबित कर पाते हैं, दोनों में से कौन ज्यादा साबित कर पाता है, और उनके द्वारा वफादारी की इतनी दुहाई देने के बावजूद भी मोदी जी जो उनकी महत्वाकांक्षी से फितरत, उनकी महत्वाकांक्षी फितरत से परिचित है, क्या उनको जो है ये जोखिम मोल लेने को, उन्हें राष्ट्रपति बनाने का जोखिम मोल लेने को तैयार हो सकते क्या? क्योंकि मोदी जी तो इतने इस मामले में इतने बेरहम है कि लालकृष्ण आडवाणी को अभी की बार द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे ना बढ़ाते, या जब रामनाथ कोविंद जी को बनाया था तब उनका नाम आगे ना बढ़ाते और अपने गुरु लालकृष्ण आडवाणी को बना देते, तो तब लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति के पद में कोई ऐसी स्थितियां नहीं होती, और फिर कोई दूसरी पार्टी के भी नहीं थे लालकृष्ण आडवाणी, और लालकृष्ण आडवाणी भी राष्ट्रपति बनने के बाद सोच नहीं सकते थे कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तो वो कोई ऐसी समस्या उनकी सरकार चलाने में मोदी जी के सामने पैदा करने की स्थिति में नहीं थी। तो ये हो जाता कि ये भी एक लोग जनता के बीच में ये संदेश भी जाता कि देखिए मोदी जी मैं संबंधों को निभाने की संबंध निभाने के लिए कितना गंभीर रहते हैं, वो कितना इस मामले में जो है संस्कारित हैं। तो उन्होंने देखिए अपने गुरु के साथ संबंध निभाए और सबसे जो एक संवैधानिक रूप से जो सबसे ऊंची कुर्सी मानी जाती है औपचारिकता में, उस पर अपने गुरु जी को अपने सैर से बैठाया। लेकिन नहीं, जब बिना डंक के बिच्छू भले ही बन के रह गए लालकृष्ण आडवाणी जी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने अंत तक राष्ट्रपति पद देने का वारा नहीं किया। तो अब ये लोग भी शुरू में बहुत महत्वाकांक्षी रहे और उन्हें प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, मोदी जी के सामने प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और मोदी जी की, और ये थे कि मोदी जी की कुर्सी की तरफ निगाह बढ़ाए हुए थे, तो वो चाहे अपना गर्दन कटवा दें, ये आसानी से बात नहीं मानी जा सकती है। मोदी जी पसीज जाएंगे, वो चाहे जितना जतन कर लें, लेकिन फिलहाल तो दोनों जतन कर ही रहे हैं, और उनके जतन करने के पीछे यही कारण समझ में आता है। ये तो हमारा अंदाजा है, हमारे अनुमान है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट, और हमारी इस धारणा से, हमारे इस अंदाजे से कहाँ तक सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।